वीडियो में हमने देखा था कि परमानेंटली स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब किए थे। आज हम देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंतर्गत आने वाला और उनके टाइप्स जो होते हैं परमानेंटली और एडेप्टेशनली स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स। तो पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिए थे स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स, परमानेंटली स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स को, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा जॉइंट क्रोमोसोम्स या फिर लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स और पॉलीडेनिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम डिस्कस करते हैं जॉइंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये भीमकाय क्रोमोसोम्स या जॉइंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले यह अत्यधिक बड़े आकार के गुणसूत्र होते हैं जो सामान्य गुणसूत्रों की अपेक्षा कई गुना बड़े होते हैं तथा इन्हें हम नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है या देख सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे ए एम विनचेस्टर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सर्वप्रथम ऐसे अनयूजुअल या असामान्य गुणसूत्र के बारे में वर्णन किया था। भीमकाय गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं या फिर जॉइंट क्रोमोसोम्स जो होते हैं या दो तरह के होते हैं। पहला होता है लेम्ब्रस गुणसूत्र और दूसरा लार ग्रंथि गुणसूत्र, जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम्स या फिर पॉलीडेनिक क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। अब पहला है लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे लेम्ब्रस क्रोमोसोम। तो देखिए लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स, ठीक है, लेम्ब्रस विशिष्ट प्रकार के भीमकाय गुणसूत्र या जॉइंट क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कशेरुकियों जैसे कि मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, रेप्टाइल्स तथा पक्षियों या बर्ड्स के पीतक से भरपूर या वल्क रिच या प्राथमिक डिंब कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसे सन 1882 में सर्वप्रथम वाल्टर फ्लेमिंग नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्हें सबसे पहली बार देखा। इसके बाद क्या हुआ, देखिए र्यूकट नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1892 में इनका नामकरण किया। एक गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटेनिया अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं या विजिबल होते हैं। ठीक है, इन गुणसूत्रों का आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें हम सामान्य आँखों के द्वारा भी देख सकते हैं। इन गुणसूत्र में एक मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस होता है जिसमें बहुत से लेटरल लूप्स या पार्श्वीय लूप संलग्न रहते हैं। लूपों की संख्या इतनी अधिक होती है कि संपूर्ण गुणसूत्र एक ब्रश की भांति संरचना बना लेते हैं। अतः इन गुणसूत्रों को हम लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स या लेम्ब्रस गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी साइज़ की बात करें, साइज़, ठीक है, यह परिमाप कुछ उभयचरों जैसे कि यूरोडेल्स नामक स्पेसीज के डिब्बे में उपस्थित लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स की जो लंबाई का मापन होता है वह अर्धसूत्री विभाजन के दौरान करने पर अर्धसूत्री डिविजन्स के दौरान ही इनकी लंबाई जो होते हैं 1000 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर तक की पाई गई थी या पाई गई है। ठीक है, अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक लेम्ब्रस गुणसूत्र निम्नलिखित दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला मेन एक्सिस, दूसरा लेटरल लूप्स। इस डायग्राम पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स किस तरह से होता है। तो यहाँ पर एक मेन एक्सिस आपको शो हो रहा होगा, मेन एक्सिस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं या इनके लूप के रूप में अरेंज हैं, या तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो बाइवेलेंट्स होते हैं, बाइवेलेंट यानी कि इनमें क्रोमोसोम्स पेयरिंग के रूप में रहते हैं, बाइवेलेंट यानी कि सिस्टर क्रोमोसोम्स रहते हैं ना, वो अरेंज होने के दिखते हैं, मतलब डबल क्रोमोसोम्स एक साथ ज्वाइंट होकर के रहते हैं, इसलिए बाइवेलेंट्स होते हैं। इसमें आपको डीएनए या फिर लूप देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर लूप एंड एक्सिस, मैट्रिक्स के आउटर साइड में आपको राइबोसोम्स के कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये सिंगल लूप ऑफ एब्जॉर्ब स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इधर भी देख सकते हैं, जैसे कि देखिए एक सिंगल लूप ऑफ इन्फ्रेट स्ट्रक्चर, इसमें लूप का फॉर्मेशन हुआ और मेन एक्सिस ऑफ डीएनए में अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, यह डायग्राम जो है लेम्ब्रस क्रोमोसोम शोइंग डिटेल्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है,
मैं आपके एक और डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि लेम्बरस क्रोमोसोम्स आखिर ब्रश लाइक कैसे दिखता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो माइटोटिक वाइवेलेंट्स होते हैं ये मैटरनल एंड पैटर्नल्स के रूप में प्रत्येक वाइवेलेंट जो होते हैं 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के रूप में अरेंज होते हैं, जिसमें 4 क्रोमेटिड्स कैज़मेटा के रूप में अरेंज होते हैं। ठीक है, लेम्बरस क्रोमोसोम्स जो होता है अप टू 800 मिलीमीटर्स लॉन्ग एंड यूज टू स्टडी इन द ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम यही देखें इसकी एवरेज साइज ऑफ लेटरल लूप्स की, तो वह होता है 9 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर का। ठीक है, इनके जो लेटरल लूप्स, हम यदि इसमें डायग्राम्स की बात करें, जैसे कि यहाँ लेम्बरस क्रोमोसोम्स की तरह ही देखने को मिल रहा होगा इनके लूप्स। ठीक है, यहाँ पर आपको इस वाले लूप में देखने को मिल रहा है कंसिस्ट ऑफ इन द 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हुए हैं, आपस में अरेंज होकर के हैं। ठीक है, अरेंज हुए हुए हैं और इसे हम बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम्स। ठीक है, मैटरनल क्रोमोसोम्स। देन वहीं क्या होता है, इसके जस्ट नीचे वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ सिस्टर क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड्स, इसे हम बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम्स। और इनके जो एक लूप को हमने आइडेंटिफाई माइक्रोस्कोप से स्टडी किए, तो इसमें हमें इस तरह के लूप देखने को मिला जिसके अंदर एक क्रोमोमियर्स अरेंज हैं। क्रोमोमियर्स और ये जो मेन एक्सिस हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है मेन एक्सिस, ये है मेन एक्सिस। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसमें एक यहाँ पर जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे कण के रूप में, इसे हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि इन लार्ज सेक्शंस ऑफ ए क्रोमोसोम्स के रूप में अरेंज होते हैं। और यहाँ पर एक सेंट्रोमियर जो होते हैं क्रोमोसोम्स एक्सिस होते हैं। ठीक है, और ये जो लूप आपको छोटे और स्मॉल और लार्ज में लूप देखने को मिल रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं लेटरल्स लूप क्रोमोसोम्स। ये क्या होते हैं, ये लगभग 9 नैनोमीटर से 200 मिलीमीटर तक की एवरेज साइज़ के रूप में अरेंज होते हैं। ठीक है, अगर हम वही बात करें एक सिंगल लूप की, अगर हम एक सिंगल लूप की बात करें तो इसमें आपको क्रोमेटिन लूप देखने को मिलेंगे, जो कि यह 10 मिलीमीटर्स या फिर 9 मिलीमीटर्स के रूप में ही होते हैं। क्रोमेटिड्स और क्रोमेटिड जो होते हैं यहाँ पर एक छोटे छोटे लूप में देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं अपन क्रोमोमियर फॉर्मेट फ्रॉम हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स मैट्रिक्स रीजन्स ऑफ आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए केपेबल होते हैं। और ये बाहर में आपको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। ये जो होते हैं क्रोमेटिन्स ज्वाइनिंग एडजेसेंस क्रोमोमियर्स, ये ज्वाइन कराने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपको एक सिंगल लूप देखने को मिलेंगे कि इनका जो मेन एक्सिस होता है वह लेम्बरस गुणसूत्र का मुख्य भाग है, जो डीएनए एवं प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, इन गुणसूत्रों में उपस्थित जो क्रोमोमियर्स होते हैं वह इंटरक्रोमेरिक तंतुओं या फाइबर्स द्वारा जुड़े होते हैं। लेटरल लूप्स जो होते हैं, इन गुणसूत्र के मुख्य एक्सिस से अनेक स्थानों पर पासर और लूप निकलते हैं। वास्तव में यह लूप जो होते हैं अर्ध गुणसूत्र में उपस्थित क्रोमोनिमेटा से उत्पन्न होते हैं। लूप का परिणाम अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। इसकी जो औसत लंबाई होती है 9.5 म्यू से लेकर के 200 म्यू तक होते हैं। ठीक है, लूप के माध्यम में डीएनए तथा उसके चारों ओर आरएनए एवं प्रोटीन्स की बनी एक मैट्रिक्स प्रेजेंट्स होती है, जो अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस की डिप्लोटिनी अवस्था में इन लूप की संख्या सबसे अधिक देखी जाती है। जैसे जैसे अर्धसूत्रीय विभाजन आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इन लूप की संख्या भी कम होती जाती है और अंत में लूप समाप्त या डिसएपियर हो जाते हैं। दो लूप के बीच उपस्थित जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें डीएनए को जो स्पेसर डीएनए कहते हैं, यह जेनेटिक रूप से या आनुवांशिक रूप से उदासीन होता है। लूप अत्यधिक लचीले या फ्लेक्सिबल होते हैं तथा इनकी मोटाई 300 से 50 एंगस्ट्रॉन तक होती है। एच रीस नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लूप क्रोमोनिमेटा के आंतरिक भाग होते हैं, जो कि विभाजन की अवस्था में कुंडली के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें इन्होंने डिस्क्राइब किया। कॉलिन एंड लॉयड नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपने मत के अनुसार 1960 के अकॉर्डिंग प्रत्येक लूप में जीन्स की अनेक प्रतिकृतियाँ पाई जाती है, इन्होंने डिस्क्राइब किया, जिसके परिणाम स्वरूप आरएनए के निर्माण की गति तेज हो जाती है। लूप का प्रत्येक पार्श्ववर्ती जोड़ा जो लेटरल पेयर होते हैं वह एक विशेष जीन की संक्रियता से संबंधित होता है। प्रत्येक लूप पर एक ही प्रकार के अनेक जीन्स होते हैं, जिन्हें हम स्लेव जीन्स कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक क्रोमोमियर पर उपस्थित एक जीन्स को हम मास्टर जीन्स भी कह सकते हैं या कहा जाता है। मास्टर जीन्स कोई भी
सूचना या स्लेव जीन्स को देता है तथा स्लेव जीन्स उसी सूचना के आधार पर आरएनए का निर्माण करता है। एक ही प्रकार के कई स्लेव जीन्स की उपस्थिति के कारण आरएनए निर्माण की दर भी बढ़ जाती है। आपको यहाँ लेम्ब्रस क्रोमोसोम विथ ए पेयर ऑफ लूप्स और सिंगल लूप्स हैं, उसका डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। इसमें क्रोमोसोम एक्सिस हैं, थिन इंस्पायरेशंस, क्रोमोमियर्स और मैट्रिक्स, क्रोमोनेमल फाइबर्स, आरएनए प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस। यदि हम इनके फंक्शंस ऑफ लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स या लेम्ब्रस गुणसूत्र के कार्य। आरएनए का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। लेम्ब्रस गुणसूत्र में उपस्थित लूप आरएनए एवं प्रोटीन्स के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पितक का निर्माण या फॉर्मेशंस ऑफ यॉल्क। इसके पार्श्व लूपों या लेटरल लूप्स में गुणसूत्र अंडों या एग के लिए पितक पदार्थ या वोल्क मटेरियल्स का फॉर्मेशंस करते हैं, निर्माण होता है। इनके विशिष्ट बिंदुओं या अलोकी पर वॉलिया या रिंग्स के अलग होने से केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के निर्माण में भी भाग लेते हैं। तो इस तरह से जो लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स के हैं उनसे कुछ फंक्शंस आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड, जो पॉलीटेनिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहते हैं और पॉलीटेनिक क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इसे कुछ कीटों जैसे कि डिप्टेरा वर्ग के कीटों की लार ग्रंथियों के अध्ययन के समय जो बालबियानी नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सन 1881 में इन्हें सर्वप्रथम देखा था। कोलिकर नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पॉलीटेनिक गुणसूत्र नाम दिया था। इन्हें बृहद गुणसूत्र या जॉइंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो जो पॉलीटीन गुणसूत्र साधारण गुणसूत्रों से अपेक्षाकृत 50 से 200 गुना बड़े होते हैं। इन गुणसूत्रों की जो लंबाई होती है वह 2000 म्यू तक होती है। यदि हम इनकी ओक्यूरेंस की बात करें तो पॉलीटीन गुणसूत्र डिप्टेरा वर्ग के कीटों उदाहरण के लिए ड्रोसोफिला सिरोनामस लार्वा की लार ग्रंथियों के अलावा रेक्टल एपिथेलियम एवं मेल्पिगियन नलिकाओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इस स्ट्रक्चर्स को एक साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड नामक, 1954 ने इन्हें डिस्क्राइब किया। तो इन्होंने बताया कि जो पॉलीटीन गुणसूत्र होते हैं वह बहुलक संरचना वाले होते हैं, जो कि बहुत से क्रोमोनिमल तंतुओं से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र के 9वां व 10वां बार जो कुंडलन के परिणाम स्वरूप ही इनका निर्माण होता है। इनका अभिरंजन जो होते हैं स्टेनिंग करने के पश्चात ही अध्ययन करने से ज्ञात होता है। इसमें जो बैंड्स बनते हैं या इंटरबैंड्स पाए जाते हैं, वह बैंड्स जो होते हैं वह अनेक क्रोमोमियर्स तथा इंटरबैंड जो होते हैं अंतः क्रोमोमियर्स के कारण बनते हैं। बैंड गहरे रंग के होते हैं तथा इसमें डीएनए, कुछ मात्रा में आरएनए एवं क्षारीय प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जबकि इंटरबैंड्स जो होते हैं वह हल्के रंग के होते हैं, जिससे अपेक्षाकृत कम डीएनए एवं अम्लीय प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला के जो बृहद क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें 5 लंबाई भुजाएं तथा एक छोटी भुजा सेंट्रोमियर से निकलती हैं। आप इस डायग्राम में कुछ इस तरह से देख पाएंगे, जैसे कि देखिए आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स और आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो है ये पॉलीटेनिक क्रोमोसोम्स के आर्म है। ठीक है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलीटेनिक क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला, सलाइवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम्स, ये सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसमें जो क्रोमोसोम्स इन लार्ज माइटोटिक इन मेटाफेस क्रोमोसोम्स में रूप में प्रेजेंट हैं। इनके कुछ पार्ट्स हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम सेंटर। और ये जो छोटे छोटे आर्म दिख रहे हैं जैसे आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें नंबरिंग के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर आपको एक्स क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा इनके जो बैंड होते हैं वह कहीं कहीं पर डार्क कलर के दिखने को मिल रहे होंगे, कहीं पर हल्का डार्क कलर के हैं। पॉलीटेनिक क्रोमोसोम्स का आप इस तरह से समझ सकते हैं इस स्ट्रक्चर्स के थ्रू। आप यहाँ पर क्रोमोसोम सेंटर देख पा रहे होंगे। तो ये क्या है, जो ये आर्म लगे हुए हैं इसे हम रीजन्स वेयर या 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड राइट आर्म लगा हुआ है, लेफ्ट आर्म, और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर क्रोमोसोम क्या बोलते हैं, राइट आर्म क्रोमोसोम्स। तो आप पॉलीटेनिक क्रोमोसोम जो होते हैं या सलाइवरी ग्लैंड जो क्रोमोसोम होते हैं उसका जो डायग्राम होते हैं आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, एक लंबी भुजा एक्स
गुणसूत्र को निरूपित करती हैं तथा शेष 4 भुजाएं जो होती हैं सेकेंड और थर्ड गुणसूत्र की होती हैं, जबकि सबसे छोटी भुजा चौथा गुणसूत्र की निरूपित करती है। इन सभी गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर आपस में मिलकर एक क्रोमोसेंटर का निर्माण करते हैं। नर ड्रोसोफिला में वाई गुणसूत्र भी क्रोमोसेंटर से जुड़ा रहता है, अतः यह अलग स्टैंड के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर आप पॉलीटेनिक क्रोमोसोम्स इन द शोइंग बेंड एंड इंटरबेंड को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस वाला डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे बेंड्स को, और यहाँ पर जो हलाव स्पेस में देखने को मिलेंगे यह रिप्रेजेंट करते हैं इंटर बेंड्स को। डीएनए प्रोटीन्स फाइबर्स के बने होते हैं। यदि हम वही बात करें बृहद लार ग्रंथि गुणसूत्र में एक विशेष प्रकार की अनुप्रस्थ बैंडिंग या ट्रांसवर्स बैंडिंग पाई जाती है, जिसमें क्रमशः क्रोमेटिक एवं एक्रोमेटिक भाग दिखाई देते हैं। लार्वा के विकास की प्रारंभिक अवस्था में एक बैंड बड़ा होकर एक पफ या धुएं के छल्ले जैसी संरचना का फॉर्मेशन करता है, जिसे बाल ब्यानी रिंग कहते हैं। क्रोमोसोम्स बफ, इसे हम बाल ब्यानी रिंग भी बोला जाता है। पप्स का निर्माण विशेष जीन के नियंत्रण में एक निश्चित समय में होता है। पप में उपस्थित आरएनए के क्षारकों का संगठन विशेष प्रकार का होता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में या गुणसूत्र में बेंड या इंटरबेंड एकांतर क्रम में विन्यस्त होते हैं। बेंड रज्जुकी के रंग को ग्रहण कर लेते हैं, अतः यह जो फ्यूलेजन धनात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जबकि इंटरबेंड रंजकों के रंग नहीं ग्रहण करते, अतः ग्रहण का यह भाग फ्यूलजेन ऋणात्मक होता है। इस प्रकार गहरे रंग वाले भाग बेंड कहलाते हैं, जबकि हल्के रंग वाले भाग इंटरबेंड कहलाते हैं। बेंड में डीएनए की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है, जबकि आरएनए व प्रोटीन्स की मात्रा जो होती है वह कम होती है। इसमें पाई जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वह अम्लीय होती हैं। चूँकि बेंड रंजकों के रंग को ग्रहण कर लेते हैं, अतः यह यूक्रोमेटिक होते हैं। इसमें यूक्रोमेटिक होते हैं। ड्रोसोफिला के चारों ओर गुणसूत्र में लगभग 5075 बैंड्स पाए जाते हैं। आप इस डायग्राम पे देखिए, पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स बुफ लुफ इन पुप्स, ठीक है। इंटरवेंड्स और डार्क बैंड्स आपको शो हो रहा होगा। ये जो बाल ब्यानी रिंग्स हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं बाल ब्यानी रिंग्स। ये जो बी वाले डायग्राम पे आप देखेंगे तो ये लूफ इन द बुप्स, क्रोमोनीमेटा एमआरएनए और लूप्स किस तरह से अरेंज हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं देख करके, ठीक है। अब हम देखेंगे लार ग्रंथि गुणसूत्र के कार्य या फिर फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम्स या फिर पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। लार ग्रंथि गुणसूत्र का मुख्य कार्य जीवों की कार्यकी या फिजियोलॉजी के नियंत्रण से संबंधित जीनों का वहन करना होता है। यह जीन डीएनए के बने होते हैं। दूसरा, इनमें उपस्थित पफ में एमआरएनए का संश्लेषण होता है। यह एमआरएनए जो होते हैं वह कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के साथ आइसोसिएट होकर के विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का फॉर्मेशंस करते हैं। तीसरा पॉइंट देखें तो लार ग्रंथि गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, जो कि जीन कीटों में लार्वा या फिर सलाइवा के स्रावण से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, देन अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।